अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हैं। आज एक अहम मौजू ज़ेर बहस है, जिसके बारे में हमें बहुत से सवालात भी मौसूल हो रहे हैं। ये है आपकी मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या वीनस लीक। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, यानी इसकी अलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस, और इसका इलाज कैसे किया जाता है। उर्फ़ आम में हम इसको मर्दों में जो भी जिनसी मसाइल हैं उनको कहा जाता है। और सबसे जो अहम प्रॉब्लम है वो है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी होशियारी का ना होना या होशियारी होना लेकिन इख्तिलाम या इंजाल जल्दी हो जाना या देर से होना या बिल्कुल ना होना। इसकी जो सबसे अहम वजह है वो है वीनस लीक, यानी खून आता है और आपके अज़्व तनासुल में ठहरता ही नहीं और निकल जाता है। इसकी वजूहात में आपकी एनाटॉमिकल रीजंस भी हो सकते हैं, यानी कि जिस्म के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से है, या आपके इमोशनल इश्यूज हैं या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इसके अंदर एक बड़ा दर्जा रखते हैं। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आम मर्द हज़रात में शहवत या होशियारी किस तरह होती है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, और ये किस तरीके से अल्लाह पाक ने ये एक निज़ाम बनाया है। इसमें ये होता है कि दौरान खून जो है आपका आर्टीरियल ब्लड वो अंदर आता है उज़्व तनासुल में, और इरेक्शन होने के लिए उसका खून का ठहरना बहुत ज़रूरी है। और जो मसल्स हैं आपके वो रिलैक्स हो जाते हैं। अगर वो रिलैक्स होते हैं तो खून उसमें आता है और एक रिजिडिटी यानी सख्ती पैदा होती है, जिससे आप मुबाशरत कर सकते हैं। और मुबाशरत ख़त्म होने के करीब आपको इंजाल होता है या इख्तिलाम होता है, और इस तरह ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और इस प्रोसेस के मुकम्मल होने पे यही मसल्स जो इर्द गिर्द हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से खून दोबारा गर्दिश में वापस चला जाता है जिस्म में। अगर ये मैकेनिज़्म ख़राब हो जाती है और करीबन ये मसल्स जिनको रिलैक्स होना चाहिए, या अगर रिलैक्स नहीं होते या इन मसल्स की डेथ हो जाती है या ये किसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में आपको वीनस लीक हो जाती है, यानी खून ठहरता ही नहीं और वापस चला जाता है वक्त से पहले। इसका दारोमदार आपकी जेनेटिक्स, यानी इसमें जो नंबर वन चीज़ हमें देखने में आई है रिसर्च से वो है जेनेटिक्स, यानी आपके जीन्स में या आपके आबा अजदाद से मसला चला आ रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा उम्र के हजरात को ही हो। हमने ये 20 साल के मर्द हजरात में भी देखा है और 70-75 साल के मर्द हजरात में भी देखा है। ये मुख्तसरन आपको बताना था कि ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब ये आपके लिए बहुत अहम है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी वीनस लीक, और उर्फ़ आम में जो कि 75% अफराद में वीनस लीक की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जबकि 25% में आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी आ जाते हैं, और आपके मेडिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें कार फरमा होती हैं, जिसकी वजह से ये मर्दों में ये प्रॉब्लम चल रहा होता है, जो कि एक इंतहाई अहम चीज़ है। ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आपकी ज़िंदगी के लिए जिस तरह खाना पीना अहम है, सोना जागना अहम है, वॉशरूम जाना अहम है, इसी तरह आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का या आपकी इसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है।
जिन मर्द हजरात को ये प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है और दूसरे तीसरे मसाइल उनमें बढ़ रहे हैं, एडिक्शंस बढ़ रही हैं, सुसाइड बढ़ रहा है। तो ये चीज़ इसको आप सीरियसली लें। और हमारा माशरा जो है पाकिस्तान में, वो शर्मा शर्मी में इस मौजू पे बात भी नहीं की जाती। हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनके पास ये सहूलत ही नहीं है या तालीम की कमी है कि उस मौजू पे बात कर सकें। जो भी उनके पास जाता है ज़रा सा भी हिंट करता है तो उसको वो दवाई लिख देते हैं कि ये जनाब ये नीली गोली आप खा लें। अब ये नहीं पता कि ये चंद महीनों से लेके मुश्किल से साल भर भी इसका असर नहीं रहता और बतदरीज ये ज़ायल होता चल जाता है। जो मर्द हजरात इस डिज़ीज़ में मुब्तला हैं वो इसके गवाह हैं। आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। दुनिया जहान की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं और इस यंग एज में कोई चीज़ असर नहीं करती। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। ये इसी तरह ही है जिस तरह आपकी कोई अदर मेडिकल प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और वो यंग फिजिशियंस जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं या उनके लिए भी अर्ज़ है कि आप इस किस्म का माहौल पैदा करें कि जहां आपसे आपका मरीज़ आपको कॉन्फिडेंशियलिटी में रख के आपको प्राइवेसी में अपनी बात बता सके। मैंने देखा है अक्सर, खुद पाकिस्तान से हूँ, कि जगह ही नहीं है। आप जो भी मरीज़ बात कर रहा है तो 10 लोग साथ बैठे हुए वो भी सुन रहे होते हैं। तो उस सूरत हाल में ये बात कौन बताना कंफर्टेबल महसूस करेगा। और इसी तरह हमारे जो फिजिशियन हजरात हैं, ख़वातीन हैं, उनकी भी ट्रेनिंग में फॉल्ट है कि ये इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी मेडिकल प्रैक्टिस का और मेंटल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ का कि मर्द हजरात में अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ये बहुत सी चीज़ों की निशानदेही कर रहा है। मसलन यहाँ पे अमेरिका में एक जुमला कहा जाता है कि इज़ द कैनरी सिंगिंग इन द कोल माइन, के क्या चिड़िया गार के अंदर चहचहा रही है। तो उसका मतलब ये होता है मुहावरतन कि क्या आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी सही है या नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिन मर्द में ये अगर प्रॉब्लम शुरू है तो उसके साल 1.5 साल के अंदर उनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। ठीक है। इसी तरह जिन मर्द हज़रात को ब्लड प्रेशर का अर्जा है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, इसका चोली दामन का साथ है। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, इसको हल करना है। फिर जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे लाइसिनोप्रिल है, उसका साइड इफ़ेक्ट है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, वीनस लीक पैदा हो जाती है। इसी तरह जो मर्द हज़रात शुगर के आर्जे में मुब्तला है, जिसको डायबिटीज़ हम कहते हैं और फ़ाम में, उसमें देखा गया कि 50% हजरात को या हजरात को ये प्रॉब्लम है। इसकी वजह ये है कि जो शुगर है, ज़ायद शुगर, वो आपके ब्लड वेसल्स यानी शरेयानों को और नर्व एंडिंग्स को मुतासर करती है। तो इसका हल ये है कि आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करें बहुत रिलीजियसली, और इसी तरह ब्लड प्रेशर। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, इसमें दिल की बीमारियां, जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होना, ये बहुत अहम चीज़ है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो इसके छोटे छोटे ज़र्रात इन इन शरेयानों को ब्लॉक करते हैं। और सबसे पहले मैंने देखा है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उसके बाद आपको साल 1.5 साल के अंदर आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये रिसर्च में देखा गया है और अक्सर हमने पेशेंट देखे हैं जिनको ये मसला हुआ है, उसके साल 1.5 साल के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंटिंग हुई है। अगर टेस्टोस्टेरोन जो कि मर्दाना हार्मोन है, अगर उसकी मकदार कम है तो ये भी एक वजह हो सकती है। उसकी सैकड़ों वजूहत हैं। और इसके अलावा भी कुछ अदर हार्मोन्स होते हैं जो अगर वो कम हैं तो उनकी भी रिप्लेसमेंट की जाती है। किडनी डिजीज़ इसमें कई किस्म की हो सकती हैं, स्टोन से लेके आपका रीनल फेलियर भी शामिल है। अगर उम्र बहुत बढ़ रही है, हमने ये देखा है रिसर्च में कि ज़्यादातर रिसर्च मिडिल एज और अबव के लोगों में कि 40% अफराद हमने देखे हैं जो 40 साल की उम्र के हैं। इसी तरह 50% अफराद हमने देखे हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वीनस लीक है, वो 50 साल की उम्र के हैं।
इसी तरह 60% अफराद ने देखे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वीनस लीक के साथ जिनकी उम्र 60 साल की है। इसी तरह 70 साल की उम्र में 70% अफराद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और वीनस लीक, जिसका एक सबसे बड़ा अहम रीज़न है। तो ये काबिल इलाज है। आप यहाँ तो अमेरिका में 2-4 लोग हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान में तो हर तरफ हर दीवार पे लिखा हुआ है। तो ये कि वो इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे आप रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हमारी 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बिल्कुल सामने है। उसमें हमारा अमला रोज़ाना मौजूद है, मंडे से लेके सैटरडे तक 12 से लेके शाम गए तक। इसी तरह OMI हॉस्पिटल कराची जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के हक़ में वाक़ है, वहाँ पे भी हमारा स्टाफ सिवाय इतवार के हर रोज़ अवेलेबल है। आप अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकते हैं और वॉक इन भी कर सकते हैं। हमारा अमला आपको गाइडेंस देगा। इसी तरह इनकी वजूहात, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजूहात आपको बतलाते हुए हम स्ट्रेस एक बहुत बड़ा आंसर है। ये स्ट्रेस आपकी जॉब की हो सकती है, आपकी पढ़ाई की हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है। इसके कई अवामिल शामिल है। एंजाइटी एक बहुत आंसर है। एंजाइटी में ये चीज़ ना होना एक अनहोनी नहीं है कि अगर आप हर वक्त परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक वजह हो सकती है। इसी तरह डिप्रेशन है, लो मूड है, आपका दिल ही नहीं करता है, शहवत की तरफ आप राग़िब भी नहीं है, तो आप कैसे मुमकिन होगा कि ये हो सके। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वो कपल्स जिनमें हर वक्त झगड़ा चलता रहता है, तो उनमें किस तरीके से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मर्द को ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये लामाला एक डिटेरेंस है, एक नेगेटिव इफेक्ट है जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की तरफ जाता है, तो वो पार्टनरशिप ख़राब होती है। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो है उसका हल बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर की दवाई इसमें लाइसेनोप्रिल और डिप्रेशन की दवाई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये एक फिजिशियन को इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जब वो प्रिस्क्राइब कर रहा हो कि ये यंग आदमी है, इसको मैं दवाई दूंगा, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स इसकी ज़िंदगी को मुतासर ना करें। जिस तरह मैंने बताया कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इस चीज़ से मुतासर होती है। फिर स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी नींद ना आना। अगर नींद आ रही है तो एकदम आँख खुल जाना, रात के वक्त या सुबह बहुत जल्दी आँख खुल जाना, तो ये एक प्रॉब्लम है। आपको 6 से 8 घंटे अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है टू बी फंक्शनल। और आपको ये भी एक आंसर हो सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इसी तरह मदर हजरात जो ड्रग यूज़ में है, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स हमारे माशरे में हैं, जिसमें चर्स, अफ़ीम से लेके आपने यू नेम इट, हेरोइन है, कोकेन है, ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर कर देती हैं, ऐसा नहीं है। आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक बड़ी वजह ये भी है। इसी तरह शराब नोशी जो कि हमारे माशरे में देखी गई है, उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। इससे जिगर का आर्जा बहुत ज़्यादा कॉमन है। पाकिस्तान ख़ासकर और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके जो खुदा ताला की तरफ से है, कुछ एंजाइम्स डेफिशिएंट हैं, यानी जिगर के अंदर वो एंजाइम्स जो कि अल्कोहल को हैंडल करने के लिए या इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं, उनकी मकदार है तो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि 30-30 साल के लोगों का लिवर जो है वो फेल हो रहा है। और दुख की बात है कि वो हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे हैं या बहुत ही मिजरेबल ज़िंदगी है उनकी, या अर्ली डेथ हो जाती है। तो उसमें फिर ये बतलाना था कि
अल्कोहल का जो यूज़ है वो ख़तरनाक है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है। इसमें मॉडरेशन जो है एक मिसनॉमर है, कहा जाता है मॉडरेशन में आप लें, मॉडरेशन हो नहीं सकती इसमें। ये एडिक्शन है, ये बढ़ती चली जाती है, ये थोड़ा नहीं रहता कि आज बियर पी ली तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप मज़ीद पियेंगे और बढ़ता चला जाएगा। इसमें शुगर्स भी हैं, फिर उससे आपका वज़न भी बढ़ेगा और ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी परफॉर्मेंस के साथ, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ। जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ है यानी राशा, जिसमें हाथ पैर हिल रहे हैं, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ वेरी कॉमन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक आर्जा है जिसमें आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसकी लाइनिंग उतर रही होती है, यानी डीमाइलिनेशन हो रही होती है और उसमें नर्व एंडिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इनमें से एक वजह या कॉम्बिनेशन हो सकती है कई वजूहत की, जो कि आपको कर रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपकी असेसमेंट करे और आपको एडवाइस करे। इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है? पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि हमारी रिसोर्सेज नहीं है, ओवरऑल कंट्री में हमारे फिजिशियंस जो जूनियर हैं उनकी तालीम भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अवाम नास ख़ुद भी इस बारे में जानें और कोशिश है हमारी कि आप तक आगाही पहुंच सके, जिससे आप एक 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 लर्निंग कर्व है लोगों में, इसकी अवेयरनेस पैदा हो। सबसे पहले देखा जाता है कि आपका हार्ट और लंग्स सही हैं, यानी आपके फेफड़ा और आपका दिल सही काम कर रहा है, उसकी इवैल्यूएशन की जाती है। ब्लड प्रेशर देखा जाता है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का चोली दामन का साथ है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है तो वही अवामिल आपके पीनस के अंदर जो ब्लड वेसल हैं उनको भी मुतासर कर रही हैं। तो इसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना और जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स का ना होना बहुत अहम है। इसी तरह टेस्टीज और पीनस का एग्जामिनेशन किया जाता है, जो मैं खुद करता हूँ, या जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उस वक्त देख लिया जाता है, तो वो एक डिटेल एग्जामिनेशन होता है। फिर आपकी साइको सोशल हिस्ट्री ली जाती है कि आपके सिम्टम्स जो हैं ये कब शुरू हुए, आपकी हेल्थ हिस्ट्री में क्या इश्यूज हैं, सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है। और इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये आया आपको शुरू से ही है, जब से आपने होश संभाला, या ये बतदरीज हुआ है, ये यानी बच्चे हो गए, सारा कुछ हो गया, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि ये अब हो गया। तो उसमें जब हम आपका इलाज करते हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है, और उसमें हमारे लिए बहुत अहम है कि क्योंकि रिकवरी जो है वो बहुत क्विक है उन मर्द हजरात के लिए जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं और वो रिलेटिवली यंग एज ग्रुप में हैं, तो उनमें रिकवरी और मच क्विकर उनके मुकाबले में जो कि बिल्कुल ही नहीं इस बारे में जानते, यानी वो यंगस्टर्स जो 18-20 साल के हैं और उनको ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो उनको एक लर्निंग कर्व चाहिए, यानी उनकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए उनको मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारना होता है। तो मकसद इसका ये होता है कि अगर उम्र हज़ार जिनको ये कुछ अर्सा पहले हुआ है तो उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी हैं, उनके मुकाबले में वो मर्द हजरात जिनको इस प्रॉब्लम का या अपनी शहावत के बारे में इल्म ही नहीं है। इसमें हमें जानना ज़रूरी है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कितनी दफ़े मुबाशरत करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, हफ्ते में करते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा, नॉर्मल जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा आपकी इंटीमेसी जो है ये ज़रूरी है। फिर ये हमें जानना ज़रूरी है कि आपकी जो इरेक्टाइल इरेक्शंस हैं वो किस तरह की हैं, इज़ इट पॉसिबल कि आप मुबाशरत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपकी जो अभी मौजूदा ताल्लुकात हैं वो आपकी पार्टनर्स के साथ वो कैसे हैं,
या आपकी रिलेशनशिप कॉर्डियल है या हर वक्त झगड़ा रहता है, तो उस सूरत में भी ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं बनिस्बत उनके जिनके पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग है और उनकी प्यार मोहब्बत है आपस में, तो उनके दरमियान इस प्रॉब्लम का होना कम है बनिस्बत उनके कि जिनमें हर वक्त झगड़ा चल रहा है। तो ये ख़वातीन के लिए भी है कि आप भी ख्याल कीजिए, अगर आपके हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है तो आप भी सपोर्टिव केयर करें, ना कि उनको बुरे इल्ज़ाम ठहराएं या उनको बुरा भला कहें। इससे मामला मज़ीद बिगड़ेंगे, ठीक नहीं होंगे। अच्छा, हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि क्या जब आपको सुबह इरेक्शन होती है या मिडल ऑफ द नाइट क्या आप जाग जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। क्या आप मौजूदा वक्त में किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कोई बिजनेस का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, अगर आप पुलिस फोर्स में है, मिलिट्री में है, कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खौफज़दा हैं, जो भी क्या दवाइयाँ आप ले रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये है कि आप किसी भी केमिस्ट के पास चले जाएं, उससे जो मर्ज़ी दवाई लेना चाहें आप ले सकते हैं, जबकि वेस्ट में ऐसा नहीं है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवाई नहीं दी जाती। चाहे कि बहुत कॉमन दवाई हैं जैसे टाइलेनॉल, आइबुप्रोफेन, इस किस्म की सर दर्द की दवाई और ये वो एलर्जी की दवाई वो आपको मिल जाती, लेकिन एंटीबायोटिक्स हों या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हों या डायबिटीज़ की बगैर नुस्खे के नहीं दी जाती। इसी तरह ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या आए आप स्मोकर हैं। स्मोकिंग का भी चोली दामन का साथ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर। अल्कोहल मैंने आपको पहले बताया, इसी तरह नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो खुद ही आप दवाइयाँ ले लेके खा रहे होते हैं, उसका ख़तरनाक सूरत उसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन शामिल है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर कोई अंडरलाइन कंडीशन चल रही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर यानी शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी, या कोई सर्जरी हुई है यानी प्रोस्टेट की सर्जरी या किडनीज़ की सर्जरी, या जो आपका यूरोजेनिटल ट्रैक है उसकी सर्जरी, मसाने की सर्जरी। प्रोस्टेट सर फहरिस्त है, जिन मर्द हज़रात को प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट की सर्जरी, उनमें इस प्रॉब्लम का होना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन अगेन इट्स ट्रीटेबल। या आपको कोई चोट लगी है या कोई फ्रैक्चर हुआ है या इंजरी हुई है, तो उसमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके लिए टेस्ट क्या किए जाते हैं, जो सबसे अहम टेस्ट हमारे लिए है वो है पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड हम आपका करते हैं आपके पीनस का, उसमें फ़्लो देखते हैं कि कितना आ रहा है और कितना फ़्लो वापस जा रहा है, और इसको बेहतर करने के लिए हम इंजेक्शन भी देते हैं, जो कि बहुत बारीक नीडल, जिसमें 30 गेज की नीडल होती है, मतलब इतनी बारीक कि आपको मालूम महसूस भी ना हो, और वो इंजेक्शन दिया जाता है, फिर आपको इंड्यूस किया जाता है इरेक्शन को। उसमें फिर हम आपका देखते हैं कि किस स्पीड से खून अंदर आ रहा है और किस स्पीड से वापस जा रहा है, तो उसमें एक क्राइटेरिया है, उससे हमें मालूम हो जाता है। अगेन ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डेफिनेट टेस्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपसे जो हिस्ट्री ली जाती है, आपका एक मायना किया जाता है, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हम एक डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। फिर एक टेस्ट किया जाता है जो कि वेस्ट में है, नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमरसन टेस्ट, जिसमें एक बैटरी पावर डिवाइस आपकी रान पे बांधी जाती है और रात को आपका देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ नॉक्टर्नल इरेक्शन, यानी रात के टाइम जो इरेक्शन होती हैं उसकी क्वालिटी क्या है। यूरिन टेस्ट करके हम देखते हैं कि आपको ज़ियाबतीस यानी शुगर तो नहीं है, आप कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बाज़ औक़ात हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन यानी जो इख्तिलाम आगे की तरफ होने के बजाय पीछे की तरफ हो जाता है, तो उसमें भी हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं आपके पेशाब के अंदर। ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें आपकी ज़ियाबती, जैसे मैंने बताया, लिवर के टेस्ट हम देखते हैं कि आपका जिगर का कोई मसला तो नहीं, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। ये हमारे लिए इंतहाई अहम है आपकी तशख़ीस के लिए। इसका इलाज क्या है,
इसकी दवाइयों से इसका टेम्परेरी इलाज किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि मर्द हजरात जो इस डिज़ीज़ में हैं या गुजर चुके हैं कि व्याग्रा ले लें, उससे आपको नीला विजन नज़र आना शुरू हो जाता है, और दूसरी चीज़ें हेडेक शुरू हो जाते हैं, सुनाई कम देता है। इसी तरह सियालिस है, लिविट्रा है, ये मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। इनका असर 3-4 महीने से लेके मैक्सिमम साल तक भी रह सकता है, लेकिन बतदरीज ये ख़त्म होता चला जाता है। जो मर्द हजरात यूज़ कर रहे हैं या करते रहे हैं उनको इसका इल्म है। और जो हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं, हमारे पेशेंट हमें दिखाने आते हैं, वो इंतहाई परेशान है कि कोई दवाई काम नहीं करती। और उसमें अगेन ये टेम्परेरी इलाज है। इसमें जो सबसे बेहतर, जिसको हम इंजेक्टेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो कैवर्जेक्ट है, एलोप्रेस्टाडोल। ये सपोजिटरी की सूरत में भी आता है कि आप अपनी पेशाब वाली नाली में आप डाल सकते हैं या इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगेन ये इन्वेसिव है। फिर एक कॉम्बिनेशन मेडिकेशन है, इसको ट्राईमिक्स कहते हैं, जिसमें एलोप्रेस्टाडोल, फेंटोलामीन और पैपावरिन शामिल है। ये भी इंजेक्टेबल है, अगेन इसमें सुई लगानी पड़ती है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगेन टेम्परेरी इलाज है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि आप में मर्द हज़रात में टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दों का जो हार्मोन है वो कम हो गया है, तो उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, उससे बेहतरी के इम्कान बढ़ जाते हैं। इन तमाम दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले आपकी कंप्लीट एवेलुएशन की जाती है। आपको हर तरीके से देखा जाता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर इलाज क्या है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक चीज़ है, इसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या टॉक थेरेपी, यानी बातचीत से आपकी इलाज किया जाता है। उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको इन्वॉल्व करते हैं। इसमें आपकी स्ट्रेस को रिलीव किया जाता है। इसमें करीबन आधे घंटे 45 मिनट से 1 घंटे तक आपकी काउंसलिंग की जाती है। आपके शऊर और लाशऊर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये लोग ट्रेंड लोग हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, और ये दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। फिर एक चीज़ कहलाती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी बचपन में आपके साथ कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये आपको चल रहा है, तो उसको डिस्कवर किया जाता है, रीडिस्कवर किया जाता है, उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को सॉल्व किया जाता है। कोई बैड एक्सपीरियंस है आपके साथ जिसकी वजह से आपको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, उसको करेक्ट किया जाता है। इसी तरह आप में एंजाइटी है, उसके बारे में जाना जाता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो आपको एंजाइटी कर रहे हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। अगर ये बातचीत से नहीं हल होता तो फिर हम साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। इसी तरह डिप्रेशन है। डिप्रेशन बज़ाहिर आपको लगता है कि लो मूड है और आपका दिल नहीं कर रहा है ये वो, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये बड़ी चीज़ है। इसमें ब्रेन के अंदर जो है सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम आपका जो है वो स्लो मोड में चला जाता है, आप किसी काबिल नहीं रहते, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप भी ख़राब होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। आपका थेरेपिस्ट, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेजर फैक्टर्स को डिस्कवर करता है और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को सॉल्व करता है, और ये इंतहाई अहम है। कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस भी हैं अवेलेबल जो कि दी जा सकती हैं, जिसमें फिनाइल पंप है, उसमें एक ट्यूब है जिसको आपके पीनस पे लगा दिया जाता है और सक्शन क्रिएट किया जाता है। ब्लड प्रेशर कफ की तरह का एक बल्ब डिवाइस होती है जिसको प्रेस करते हैं, और उससे यूँ होता है कि आपके उसमें पीनस के अंदर खून आना शुरू होता है, और जब खून आ जाता है तो एक रिंग डाल दिया जाता है बेस ऑफ द पीनस पे, जिससे खून रुक जाए। तो ये अमल 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक किया जा सकता है। ये हेल्प करता है, लेकिन अगेन ये टेम्परेरी है। वो हजरात, ये मैं आपको कॉशन दे रहा हूँ, आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि जिनका हम इलाज कर चुके हैं
उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोई रिंग वगैरह नहीं डालेंगे, पंप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आई रिपीट, रिंग आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपकी वेन्स, जो लीकिंग वेन्स हैं, उनको हम बंद कर चुके होते हैं। लेकिन आप पंप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, प्राइवेसी के अंदर आप इस्तेमाल कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद जब आप समझें कि, या आपके पार्टनर समझें कि ये दिस इज़ एन आइडियल टाइम, उस वक्त आप अटेम्प्ट कीजिए इंटीमेसी की, उससे पहले ना कीजिए क्योंकि उससे आप डिमोरलाइज होंगे। अगर आपकी इरेक्शन सही नहीं है तो आप मुबाशरत ना कीजिए। अब ये तो हमने तफसीलन बात कर ली कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये इसका सिम्टम क्या है। जैसे मैंने बताया कि इरेक्शन होती है लेकिन मेंटेन नहीं होती, जल्दी ख़त्म हो जाती है और आप इंटीमेसी नहीं कर पाते। फिर इसके साथ कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कहा जाता है कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन, यानी वक्त से पहले इंजाल हो जाना या इख्तलाम हो जाना, या बहुत देर से इख्तलाम होना, और या होना ही नहीं। तो ये इसको एन ऑर्गेस्मिया कहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी आपको इख्तलाम नहीं होता, या रेट्रोग्रेड हो जाता है, यानी आगे के बजाय ये पीछे की तरफ चला जाता है, यानी आपके मसाने में ये पहुंच जाता है। आपका जो स्पर्म्स हैं आगे निकलने के बजाय पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये रिलेटेड कंडीशंस हैं, अगेन इनका भी ताल्लुक वीनस लीक से है जिसका इलाज हम करते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है। और ये टेक्नोलॉजी वही है जो कि वेन्स जो दिमाग के अंदर बन जाती हैं, एवी मालफॉर्मेशन, उनको हम ट्रीट करते हैं। ख़ास मेडिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे सामने हमें पता लगता है कि लीकिंग वेन्स हैं, इनको हमने बंद कर दिया है। अल्ट्रासाउंड पे हमें ज़रा सा आइडिया मिलता है, लेकिन इस आइडिया को हम मटीरियलाइज करते हैं जब हम आपकी वेन के अंदर, जिसको आपकी पीनस के ऊपर एक वेन है जिसको कहते हैं डॉर्सल पीनाइल वेन, या आपके हम ग्रॉइन से जाते हैं, जाके चेक करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ढेर सारी वेन्स हैं जिनमें लीकेज बिल्ड हो गई है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये क्यों हुई, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तमाम वेन्स में, शरियानों में वेल्व्स होते हैं, यानी जैसे चेक वेल्व है प्लम्बिंग का, उसको बंद करते हैं खोलते हैं तो ये वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं। जब वेल्व्स ख़राब होते हैं तो लामौला ब्लड की लीकेज जो है वो बढ़ जाती है। और मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जो मसल्स हैं पीनस के, जो इर्द गिर्द इसमें स्मूथ मसल्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। उनका दारोमदार आपके जेनेटिक्स में है। जहाँ ये 15% मसल ख़राब हुए वहाँ वीनस लीक ने जगह बनाई। तो इसका इलाज जो है हम करते हैं, और हमारा एजाज़ है कि हम सैकड़ों मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। और ये जहन में रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये यंगस्टर्स को ना हो। हमारे पास 20 साल 21 साल के भी मरीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। और इट्स अ विन विन सिचुएशन। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मिडिल एज के मर्द हजरात हैं उनमें ज़्यादा रिसर्च हुई है, तो उनमें हमें मालूम है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 40% अफराद जो 40 साल की उम्र के हैं, 50% अफराद जो कि 50 साल की उम्र के हैं, 60 साल की जो अफराद हैं उनमें 60% लोगों में ये प्रॉब्लम है। इसी तरह जो 70 ईयर्स के लोग हैं उनमें 70% में प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रीटेबल है। ये जानना ज़रूरी है कि ये काबिल इलाज है और ये बहुत ज़रूरी है अप टू 80 ईयर्स ऑफ एज के आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें। हम देखते हैं कि इलाज मालजे के बाद, और जो हमारे वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं उनके बुज़ुर्ग 100 साल तक जीते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी नॉर्मल हो। ये इसी तरह ही है जैसे आप की बाकी ज़िंदगी के चीज़ें हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, मूवमेंट। अगर आप एक स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी अगर आप जीना चढ़ सकते हैं तो आपके लिए इंटीमेसी प्रॉब्लम कोई नहीं लगती।
अगेन इसमें कुछ ऑल्टरनेटिव वेज हैं जिसमें हम इसको मैनेज करते हैं। आपने सुना होगा, हमारी डॉक्टर्स जो पेशेंट्स हैं हमारे, जो हमें दिखा चुके हैं, हम कीगल एक्सरसाइजेस का बहुत जिक्र करते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस आपका जो पेल्विक फ्लोर है यानी उसको स्ट्रेंथन करती हैं, यानी आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर से बेहतर करती हैं। इसमें क्या होता है कि आप अगर पेशाब कर रहे हैं, तो जब आप दरमियान पेशाब करते करते हुए आप जब समझते हैं कि आपने आधा पेशाब कर लिया, तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। तो जब आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वो मसल्स जो एक्टिव होंगे वो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, और उन वही मसल जो है वो आपके वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इनको आइडेंटिफाई, इनको जानने के लिए जब आप पेशाब कर रहे हो तो रोकने की कोशिश कीजिए। उससे आपको मालूम होगा कि ये वो मसल्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है? ये इन मसल्स को आप अकड़ाते हैं करीबन 3 सेकंड्स के लिए, और 10 से 20 दफ़ा दिन में 3 दफ़ा ये करते हैं। फिर मैं कहता हूँ, इन मसल्स को आप अकड़ाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये वही मसल्स हैं जो आप पेशाब करते हुए, अगर आप पेशाब रोकना चाहेंगे तो ये एक्टिव होते हैं, और इसको करने से आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेहतर होता है, यानी आपकी वीनस लीक बेहतर से बेहतर होती है। 2005 में एक स्टडी की गई जिसमें मर्दों की एक अच्छी बड़ी तादाद थी जिनको ये सिखाया गया कि कीगल एक्सरसाइजेस आपने करनी है, और उनको बायो फीडबैक दिया गया और उनको काउंसलिंग दी गई। तो 3 महीने से पहले ही वो ग्रुप जिसको बायो फीडबैक दिया गया, काउंसलिंग की गई, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंप्रूव हुआ। और एक ग्रुप था जिसमें सिर्फ कीगल एक्सरसाइजेस बताई गई, तो वो ग्रुप पीछे रह गया। लेकिन 3 महीने के बाद दोनों ग्रुप के 40% जो अफराद थे वो बेहतर हो गए कीगल एक्सरसाइजेस के साथ, और इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसी तरह 2019 में हमने देखा कि वो मर्द हजरात जिन्होंने कीगल एक्सरसाइजेस की थी, एक तो उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक हुआ, और उनको जो प्रॉब्लम थी कि इख्तिलाम बहुत जल्दी हो जाता है यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन, वो भी बेहतर हुई। इसमें ज़रूरी है कि कीगल एक्सरसाइजेस पहले लेट के कराई जाती हैं। उससे ये है कि आपको एक तो पता लगता है कि ये कैसे करनी है, फिर उसके बाद आपको इनकरेज किया जाता है कि आप बैठ के भी करें। इसके लिए कोई लवाजमात की ज़रूरत नहीं है। आपने मसल अकड़ाने हैं 3 सेकंड के लिए, 10 से 20 दफ़ा करना है दिन में 3 दफ़े, और 10 मिनट चाहिए आपको करने के लिए, लेकिन इट्स वर्थ इट। एरोबिक एक्सरसाइजेस जिसमें रनिंग शामिल है, स्विमिंग शामिल है, ये आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर से बेहतर करती है। 2008 में एक स्टडी की गई है जिसमें देखा गया है कि फिजिकल फिटनेस और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ये रिलेटेड है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं और वर्कआउट करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बेहतर होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल और बॉडी फैट, और ख़ासकर पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी है, इसकी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, इसका लेवल भी नीचे जा रहा होता है। इस तरह हमारे माशरे में कि अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सेक्सुअली स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं। दे आर वीक एक्चुअली। तो वेट लॉस, ओबेसिटी से बचना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत अहम है। फिर इसी तरह हमने देखा है कि 2010 में एक स्टडी हुई है जिसमें 65 मर्दों को देखा गया जिनकी उम्रें 24 और 60 साल की थी, कि उनका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो 12 वीक के प्रोग्राम में बहुत बेहतर हुआ। और हमारा माशरा है उसमें योगा, जिस तरह आप कह रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन शामिल है। इसी तरह वो हजरात जो कि नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं, नमाज भी मेडिटेशन है, अल्लाह का हुक्म है, तो उनमें भी ये भी एक फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज है। जब आप रुकू करते हैं, खड़े होते हैं, सजदा करते हैं, सो दैट इम्प्रूव्स योर सर्कुलेशन और आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है। इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, आपका मूड भी ठीक होता है, एंजाइटी भी कम होती है, डिप्रेशन भी कम होता है। तो ये एक इंतहाई अहम चीज़ है।
कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनकी वजह से आपको रेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। ज़्यादातर रेड मीट, शुगर्स, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स, ये हम डिस्करेज करते हैं। एक छोटी स्टडी की गई थी 2021 में, जिसमें देखा गया कि प्लांट बेस्ड यानी जो कि सब्जियां हैं या सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्राइट कलर, अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये रेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत बेहतर है। तो ये एक नोन फैक्ट है, और उसमें ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक चीज़ें आप इस्तेमाल करें जिसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम हो। अगर आप लाते भी हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और तो उनको आप बेकिंग सोडा से वॉश करें ताकि उन पे से पेस्टिसाइड्स और स्पोर्स ख़त्म हो जाएं। फिर इसी तरह नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, हर्ब्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। अगेन ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमारे माशरे में मदर हज़रात को जिनसिंग का पता है, इसी तरह हॉर्नी गोट वीड है, योहिम्बी है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि योहिम्बी जो है इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना कीजिए। फिर इसी तरह आक्यूपंक्चर है, उससे कोई ख़ास हमें तो मालूमात नहीं मिली हैं, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता लगा है कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, ये 5000 साल पुरानी साइंस है, तो साइकोलॉजिकल यानी डिप्रेशन, एंजाइटी रिलेटेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो वो उसके बेहतर होने के इम्कान बहुत ज़्यादा है। एक वर्ड ऑफ एडवाइस है कि हमारे यहाँ माशरे में गलत बयानी काफ़ी ज़्यादा है। हर तरफ एक्सपर्ट लिखे हुए हैं कि जी ये मेल सेक्सुअलिटी के एक्सपर्ट्स हैं, हर दीवार पे, हर दुकान पे, हर जगह लिखा हुआ है। एक चीज़ जो मेरे मुशाहदे में आई है कि अक्सर मर्द हजरात को PRP के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये कह के कि जी स्टेम सेल्स हम आपको इंजेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये बहतान है, गलत बयानी है, आप बचिए, इसका नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, जिससे आपको स्कारिंग हो सकती है, कर्वेचर ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत सारी डैमेज हो सकती है, आपकी आर्टरी डैमेज हो सकती है, वेन्स डैमेज हो जाती हैं। तो बराए मेहरबानी PRP इंजेक्शन से बचिए। ये स्टेम सेल्स नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त स्टेम सेल्स कोई भी नहीं कर रहा है, अमेरिका में भी नहीं हम कर रहे, तो इससे आप बचिए। ये थोड़ी बहुत रिसर्च हुई थी, लेकिन उसका भी कोई खातिर खा हमें रिजल्ट नहीं मिला है। अगेन बॉटम लाइन यही बताना था कि कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो हम आपको देते हैं फॉर वीनस लीक, जो कि 75% अफराद में एक फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि आपकी वेन्स लीक कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं हो रही, आप मुबाशरत नहीं कर पा रहे, तो उसको हम देर एंड देन ठीक कर देते हैं। आपकी डॉर्सल पिनाइल वेन, जो कि आपकी पीनस के ऊपर एक वेन जा रही है, उसमें से बगैर काटे, किसी किस्म का इंसिजन नहीं है, किसी किस्म का कट नहीं है, हर चीज़ मिनिएचर और माइक्रो है, उसके उसको हम एक्सेस करते हैं, उसके अंदर हम जाते हैं, आपको लोकल एनेस्थीसिया दे के आपको हमारे पास एनेस्थेटिक स्प्रेज भी हैं कि आपको सुई की चुभन भी महसूस ना हो, समझ सो अंदर जाके हम इंजेक्शन देते हैं, और 3D में देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी वेन्स हैं, किधर किधर लीकेज हो रही है, और उनको फर्दन फर्दन ख़ास केमिकल्स जो कि FDA अप्रूव्ड हैं, ख़ास दवाइयाँ जो कि यहाँ से FDA से रिलीज़ करवाई जाती हैं, अंडर लाइसेंस आपको मिलती हैं, वो हम यूज़ करते हैं, उससे हम इन वेन्स को ब्लॉक करते हैं, और देर एंड देन हम रिजल्ट्स चेक करते हैं। ये ऐसी है जैसे आप कोई टायर आपका फ्लैट हो गया या पंक्चर हो गया, तो आप चेक करते हैं उसको, इसी तरह हम चेक करते हैं, और ये तमाम वेन्स हम मेक श्योर करते हैं कि ये बंद हो गई हैं। फिर आपको कुछ वाइटामिन दी जाती हैं, आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, आपको लाइफस्टाइल चेंज का बताया जाता है, आपको काउंसलिंग की जाती है, और इस तरीके से आपको लिया जाता है, लेके आगे बढ़ा जाता है। फिर आपको स्टेप्स दिए जाते हैं कि किस तरह आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। इसमें बाज़-औक़ात हम आपको कपल थेरेपी भी एडवाइस करते हैं, जिसमें दोनों खातून और हस्बैंड एंड वाइफ
इन्वॉल्व होते हैं हम उनको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको एडवाइस देता है कि कैसे आपने आगे बढ़ना है। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद आपकी हाज़िर खिदमत आपके लिए इंतहाई अहम मौजू यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसकी सबसे बड़ी वजह वीनस लीक है, उसके इलाज के बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, आपको बतला रहे हैं। हमारे माशरे में अगेन इल्म की कमी है। मैंने यंग लोगों में भी पिनाइल इम्प्लांट्स लगे हुए देखे हैं जो कि इंतहाई मिजरेबल हैं, बहुत परेशान हैं और मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई इसको निकाल दे। याद रहे कि अगर इसको निकाला गया तो ये आप बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे, क्योंकि 5-7 साल से अगर आपके मसल्स में दले हुए हैं तो इट हैज़ कॉज द डैमेज। इवन यूएस में भी हम इम्प्लांट्स उनको रिकमेंड करते हैं जो 75-80 साल के लगभग उनकी एज हो और कोई चांस ना हो कि उनका रिपेयर की जा सके या उनको रेडिएशन थेरेपी दी गई है, प्रोस्टेट कैंसर है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आपको बहुत ही सीनियर ग्रुप के अंदर हम इनको करते हैं। इससे क्या होता है कि ये नॉर्मल नेचुरल आपको सेंसेशंस नहीं मिलती। ये एक ऐसी चीज़ है कि एक डिवाइस डाल दी गई है और आप परेशान हैं कि ये कैसे निकाला जाए, और ये ऐसा है कि कुछ ना होने से बेहतर। तो ये हम 75 और 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनमें ऑफ़र किया जाता है। वेस्टर सर्जरी किसी ज़माने में की जाती थी, लेकिन इसके यहाँ पे तो इसको इट्स एन ऑलमोस्ट बैंड टेक्निक जिसमें लाइगेशन करते हैं और खुदा जाने उसके फिर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर इसी तरह जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डायबिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और उसमें आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होना बहुत अहम है, और लेकिन वीनस लीक हो सकता है, और वीनस लीक जो है उसको हम ठीक करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारे 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने है। दूसरी साइट हमारी OMI हॉस्पिटल कराची है जो कि कोस्ट गार्ड हेडकोार्टर्स और IBA के अकब में वाक़ है। हमारी टीम्स वहाँ मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0331-259-7322 0331-259-7322। आपकी डायग्नोसिस के लिए हमें जो टेस्ट दरकार है वो पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड विद कैवर्जेट, यानी पिनाइल पीनस का अल्ट्रासाउंड जो कैवर्जेट इंजेक्शन के साथ किया जाता है। कराची में आगा खान हॉस्पिटल से ये किया जा रहा है, पंजाब में अलनूर डायग्नोस्टिक से किया जा रहा है। इनकी स्टैंडर्डाइज लैब्स हैं और इनके रिजल्ट जो हैं रिलायबल हैं। बाकी जगह पाकिस्तान में अगर किया जा रहा है तो रिलायबिलिटी इज़ क्वेश्चनेबल, एक्सपीरियंस नहीं है उनको, अगर है तो उनको करना नहीं आता, अगर करना आता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी वीक है। तो उसमें ये कि अगर आप अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें, और ये जो 2 साइट्स मैंने आपको बताई हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची, अलनूर डायग्नोस्टिक सेंटर शादमान लाहौर, यहाँ से क्वालिफाइड लोग हैं जो ये करते हैं। मैं इसकी इंसिडेंस के बारे में आपको बतला चुका हूँ कि कितना कॉमन है। ये ना समझिए कि सिर्फ ये मिडिल एज और सीनियर्स में है, हमें 20 साल के जो मेल्स हैं उसमें भी देखने को आया है, 18 साल में भी देखने में आया है। इट इज़ ट्रीटेबल, इसका इलाज है और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप हमारे ऑफिस से, हमारे क्लिनिक्स में रब्ता कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हम आपको गाइडेंस देंगे। यहाँ 2013 में हमने देखा कि करीबन 4 में से 1 मर्द जो है वो लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज था जिसकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया। तो ये काफ़ी कॉमन है, ये अंडर रिपोर्टेड है। इसको इवन डेवलप कंट्रीज़ में भी बताया नहीं जाता, मतलब फिजिशियंस को उस तरीके से रिपोर्ट नहीं की जाता कि जिस तरीके से किया जाना चाहिए, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर है। हर बंदा अपना इलाज खुद ही कर रहा है, या हकीमों के पास जा रहा है, या लेफ्ट राइट पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, और उससे प्रॉब्लम मज़ीद से मज़ीद बढ़ती चली जा रही, या ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया। तो बराए मेहरबानी अपने आप को बचाइए
और गेट द राइट एडवाइस। अब इसमें ये कि आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो यंगर लोग हैं, कि किस तरह चेंज करें अपने आप को, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं। ये दुरुस्त है कि एज बढ़ने के साथ ईडी का जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे होते हैं, लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल से और इलाज से इसको ठीक किया जा सकता है। इसकी प्रिवेंशन, इससे कैसे बचा जाए? हमारी ये एडवाइस है कि आपको जो मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है उसको एग्रेसिवली मैनेज करें। यानी अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको इग्नोर ना करें कि जिस सर में दर्द होगा तो तभी दवाई खाऊंगा। ये डायरेक्ट रिलेटेड है आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ। इसी तरह शुगर है, ब्लड शुगर, डायबिटीज़, इसमें एहतियात कीजिए। जो आपको खाने पीने की चीज़ें बताई गई हैं उसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी ब्लड वेसल्स को, शरियानों को और नर्व एंडिंग्स को मुतासर करता है। तो इसका ये कि ये ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल इरिवर्सिबल हो जाए, कि आपका जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक ही ना हो पाए। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। हेल्दी डाइट लें। हमारे माशरे में हर चीज़ जो है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, वो खाने के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो इसको डिस्करेज करें कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है खाने के साथ रिलेट करें। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आके आप कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेस कम कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। अगर डिप्रेशन और एंजाइटी है तो इसका इलाज करवाइए, या काउंसलिंग कीजिए, या थेरेपिस्ट के पास जाइए। यहाँ पे वेस्ट में थेरेपिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। यंग बच्चों को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। अल्कोहल का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना कीजिए। यस, वेस्ट में हम कहते हैं जी मॉडरेशन में कर लें, जो कि मॉडरेशन हो नहीं सकती इसमें। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में जो जेनेटिकली जिगर हैं, उनमें 2 एंजाइम्स जो हैं, जो कि अल्कोहल को हैंडल करने के लिए चाहिए, वो कम हैं या ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से लिवर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जो मर्द हज़रात अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि 30 साल की उम्र के सैकड़ों अफराद इस वक्त लिवर फेलियर में मुब्तला हैं और ट्रांसप्लांट के लिए इंतज़ार में, और उनमें से कई की डेथ भी हो चुकी है। ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो ना कीजिए। उसमें मैरिजुआना है, चरस है, कोकेन है, हेरोइन है, फिर स्पीड है, इस किस्म की बहुत सी दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, इनका इस्तेमाल ख़तरनाक है आपके लिए। रेगुलर ईयरली चेकअप बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता लगता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चनेयर फिल किया जाता है, और याद रहे कि ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इंतहाई अहम है। इसका इलाज हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो दुनिया भर से आ रहे हैं, इवन नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से, ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हमारी जो लिस्ट है वो महीनों पहले फिल हो जाती है, तो उसमें जितना आप इंतज़ार करेंगे उतना आपका ट्रीटमेंट डिले होता चला जाएगा। हम इस सिलसिले में जो भी आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। हमारा स्टाफ मौजूद है, मेरे जूनियर कंसल्टेंट्स डेली अवेलेबल हैं 2 शहरों में, कराची और लाहौर। लाहौर में हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने है, वहाँ पे हमारा स्टाफ डेली अवेलेबल है। इसी तरह कराची में OMI हॉस्पिटल, जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के सामने वाक़ है, वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331259732। दूसरा नंबर है जहाँ आप रिपोर्ट्स भेज सकते हैं 033029633300। ये दोनों नंबर हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। आपसे एक और दरख्वास्त है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। उस पर आपको अप टू डेट लेटेस्ट मालूमात आपकी अपनी ज़बान में आपको पहुँचेगी, और उसमें जो भी आपके सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप पूछ ही नहीं सकते, या
आपका राब्ता मुमकिन नहीं है या आपका मालिज उसका जवाब नहीं दे पा रहा, तो उन जवाबात को आप वहाँ पे सुन सकते हैं। तो इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक हमारे सोशल मीडिया पे जगह जगह दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट और अप टू डेट मालूमात आप लीजिए। इस स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।